हंसी इस बात की आती है कि हम सब तो जो प्लानिंग बना लिए कि बीएसएससी के इस बार रिजल्ट दे देंगे, इसके लिए इतना मेहनत करने पड़ रहा, इतना कि बहुत ज्यादा। ये जो आप पीडीएफ सामने देखिएगा, क्वेश्चन जो भी खुलेंगे, इसके लिए संडे के पूरी की पूरी 8 से 10 घंटा समय हमारा जो नाजायज गया। रीजन जाने का मतलब ये हुआ कि हम सोचे थे कि बीएसएससी के जितने भी सब प्रश्न है उसको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद एक क्लास लेंगे, जो स्पेशल हिस्ट्री का ही पूरी क्लास हम लेते चलेंगे। तो वो उस बुक में इस तरीके के वन लाइनर प्रश्न दिए थे, तो हम मार्केट में पता भी किए कि क्या बुक कभी है जो एक साथ मतलब सभी सब्जेक्ट का अलग अलग करके जितने भी बीएसएससी या बीपीएससी टीआर 4 या बिहार पुलिस या दरोगा का जो आया वो बुक है कि नहीं है, तो पता किए तो शायद उस दिन नहीं चला। लेकिन जब संडे को हम 10 घंटा इस पे मेहनत कर दिए, हिस्ट्री का सब प्रश्न को अलग कर लिए, तब शाम में मतलब पता चलता है कि बुक मार्केट में अवेलेबल है। तो इसलिए हम संडे को तो क्लास भी एक भी आकर रिकॉर्ड नहीं किए, और इसी बात का अफसोस में रह गए कि बताइए कितना सारा मेहनत हमारा है जो फालतू में चला गया। चलिए कोई बात नहीं, उसके बावजूद तो फिर जो एक पीडीएफ बन चुका था कुछ प्रश्नों का, हम सोचे चले आपके साथ वो क्लास तो कम से कम पूरा कर ले, बाकी जो बुक आएंगे फिर उसमें पीडीएफ में से सभी प्रश्न को एक साथ पीडीएफ बना करके उस पर तब रिपीट करना शुरू करेंगे, तो तालका हो जाएगा, जो कि वो भी बहुत जल्द बुक लाने वाले हैं। और आपको भी बताएंगे, आपको भी उस बुक से पढ़ना है, तो दोनों मिलके साथ साथ तैयारी करेंगे। चलिए, तो वही जो जब संडे को हमारे साथ ये हुआ, तो फिर हमारे दिमाग में एक बातें आई और एक मोटिवेशनल शायरी जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, वही चीज कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ सफर के मुसाफिर, कल मंजिल भी मिलेंगे और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो एकदम पूरी जब हालत खराब हुई हमारी, उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, मेहनत किए हैं तो अवश्य ही वो मेहनत साकार होंगे। और इधर हो या उधर हो, कहीं बस रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, इसके लिए चाहे जितना मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी वो मेहनत करेंगे, पीछे नहीं हटना है हम दोनों को नहीं। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ प्रश्न कुछ हिस्ट्री के हैं जो स्पेशल, ये प्रश्न जो स्पेशल बीएसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगली बार जो आपको इसमें सेटें मिलेंगी, उस सेट में आप देखिएगा कि आपको ये क्या होगा, लिखा हुआ मिलेगा, तब आप वहां विश्वास हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा हो कि हाँ ये चीजें हैं लिखा हुआ या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा, यहाँ प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा, अच्छा ये सिस्टम कुछ आज न्यू ओपन हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा कि चार चार वेदों में से में जादुई माया और वशीकरण वाला वेद कौन है, तो अथर्ववेद। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद की संख्या टोटल कितनी है, वेद की संख्या वेद की संख्या वेद की संख्या टोटल कितनी है, वेद की संख्या 4 है, वेद की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, वेद की संख्या 4 है, और उसमें 4 वेद हैं कौन कौन, तो सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद, ये थोड़ा कुछ नया ही खुला है आज भाई, मतलब क्या बात है, क्या लीला है प्रभु का, क्या लीला है। ये स्पेशली कुछ आए हैं, चलिए इसको कट करते हैं, इससे नहीं हम सब चलेंगे, हम अपना खुद से चलेंगे। तो इसको पहले हटा लेता तब ना प्रभु तुम कट होता, तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। चलिए कोई बात नहीं, इस पे लाके स्लाइड पे हम इसको हटाने का प्रयास करते हैं, तो ये हटेगा भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, तो वेद टोटल कितने हो गए, वेद हो गए 4, जिसमें से सबसे पहला वेद ऋग्वेद, हम बोलते हैं लिखेंगे कम क्योंकि लिखने में और बोलने में फर्क हो जाता है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद, जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद। संगीत वाला वेद कौन सा, संगीत वाला वेद कौन सा, संगीत वाला वेद, संगीत वाला वेद कौन सा, संगीत वाला वेद, संगीत का वेद। फटाक से कमेंट करना है आप सबको भी, और जितना फास्ट हम बोले उतना फास्ट आपको सोचना भी है। ठीक है, तो जैसे वेद 4 प्रकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो संगीत वाला वेद सामवेद, और जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद। उसी उसी के लिए यहाँ हम कुछ पीडीएफ फाइल जो लगाए थे कि ज्यादा से ज्यादा, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था कि ज्यादा प्रश्न करना, ज्यादा प्रश्न करना, ठीक है करना, हम ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ लगा दिए थे कि चारों वेद को संहिता कहा जाता है, चारों वेद को संहिता कहा जाता है। और ये जितने भी इसमें बस कुछ ही प्रश्न में आगे लगाए, फिर हमें लगा कि जितना इसको लगाने में हमारा समय लगेगा उतना में तो हम आपको पढ़ा करके बहुत निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही बोल के, तो वेद 4 हो गए, उसमें से चारों वेद को संहिता कहा जाता है, चारों वेद को संहिता कहा जाता है। उसमें मंडल ऋग्वेद में सबसे पहला वेद ऋग्वेद, ऋग
वेद, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, सूक्त सूक्त तो 1028 और ऋचाएं 10,462 ऋचाएं हैं। मंडल 10, सूक्त 10,128 और इसकी जो ऋचाएं हैं 10,462 है। ऋग के पढ़ने वाले जो पढ़ते थे उसे क्या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद जो पढ़ते थे उसे क्या कहा जाता, होत्री कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में ही बहुत सारे, जैसे तीसरे मंडल में सोम देवता के लिए कौन सा मंत्र है, तो गायत्री मंत्र। तीसरे में सोम देवता के लिए कौन सा मंत्र, तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र लिखा कौन है, तो सावित्री के द्वारा कौन मंत्र लिखे गए, गायत्री मंत्र लिखे गए। 9वें मंडल सोम देवता के, 9वें मंडल। अच्छा। तीसरे में सूर्य देवता, सूर्य देवता और 9वें में सोम देवता, 9वें में सोम देवता। 8वें में खिल शब्द का प्रयोग किया गया, 8वें में खिल शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे क्या थे, ऋग्वेद। इस तरीके से हमारे क्या थे, ऋग्वेद। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा था यजुर्वेद, दूसरा है यजुर्वेद जो कि संगीत नहीं, इसलिए या जो भी होता था या ब्राह्मण से संबंधित जो थे वो नियम थे, वो यजुर्वेद में संकलित था कि ब्राह्मण पाठ पूजा कैसे करवाएंगे, तो यज्ञ बलिदान ये सब सभी यजुर्वेद से संबंधित है। और जबकि यहाँ अगर हम पहुंचे सामवेद, तो सामवेद में हम क्या बताएं, संगीत से संबंधित सामवेद। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, ये सब क्या है, जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, कृषि उन्नति, व्यापार में बढ़ावा, ये सब है कौन से वेद में, अथर्ववेद में। कौन से वेद, अथर्ववेद में। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। उपनिषद में वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। वेदांत की संख्या कितनी थी, देखिए वेदांत की संख्या, जिसको हम सब उपनिषद भी बोलते हैं, वेदांत को उपनिषद भी बोलते हैं, इसकी संख्या 8 थी। उसी प्रकार वेद की संख्या 4 थी। वेदांग छो थे। वेदांग कितने थे, छो थे। महाकाव्य की संख्या 2 थी, और ये 2 महाकाव्य, एक महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत के रचनाकार महाभारत वेद व्यास हो गए, और रामायण के रचनाकार वाल्मीकि थे। तो इस तरीके से हमारे उपनिषद की संख्या 108 हो गई। इसमें भी हम कुछ लगाए थे कि जैसे वेद 4, ब्राह्मण ग्रंथ 14, अरण्यक 7, उपनिषद 8, वेदांत 6, दर्शन 6 हो गए, महापुराण 18 महापुराण है, उप पुराण भी 18 है, और महाकाव्य 2 है। चलिए आ जाइए। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, विशिष्ट द्वैतावाद। देखिए विशिष्ट, पहले अद्वैतावाद का सिद्धांत शंकराचार्य दिया, अद्वैतावाद का सिद्धांत शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजा, दैत वेदांत माधवाचार्य, सुधा दैत तो राधानाथ, दैता दैत तो भास्करचार्य, और अन्य जो अचेतन दैत्य हैं उनमें वैदिक ऋषि थे। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण हैं, द्वैतावाद शंकराचार्य, अद्वैतावाद रामानुजा। शंकराचार्य द्वैतावाद और रामानुजा विशिष्ट द्वैतावाद। ये प्रश्न पूछे गए थे हमसे। चलिए यहाँ जो वेदांत की संख्या 6 बताया गया, उसमें शिक्षा तो पाणिनि का संबंध, व्याकरण पाणिनि, छंद वशिष्ठ, निरुक्त, आयस्क, कल्प गौतम, और जयुत लोमहर्ष आर्यभट्ट थे। चलिए फिर क्या, किस स्रोत के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर पर अटैक किया था, तो कलहन की राज्य तरंगिणी के द्वारा यह लिखा गया है। राज तरंगिणी के द्वारा कलहन पुस्तक लिखी गई, और कलहन में किसके बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में चर्च की गई है, और ये अशोक के द्वारा स्थापना किया गया है। ये बातें वहीं पर लिखी गई है कि वो जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है, इसके स्थापना कौन किया है, तो अशोक किया है। ये बात कलहन के द्वारा लिखित पुस्तक राज्य तरंगिणी में वर्णित किया गया है। देखिए उस समय प्राचीन ग्रंथों में क्या क्या जो लिखित हमें साक्ष्य मिलता है, उसमें है जैसे
से बौद्ध, तो बौद्ध का अंगुत्तर निकाय, बौद्ध का अंगुत्तर निकाय के द्वारा भी महाजनपद और बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती है। जैन धर्म के भागवती सूत्र से भी हमें उस समय की घटित घटनाओं की जानकारी मिलती है। और ये जो कलहन पुस्तक लिखा गया है वह संस्कृत में लिखित पुस्तक है। कलहन पुस्तक जो लिखा गया है संस्कृत में लिखा गया, जिसमें हमें राज्य तरंगिणी के द्वारा यह पुस्तकें लिखी गई है। तो इतिहास के बारे में यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे महाकाव्य महाभारत हो गया, तो इसमें महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया और रामायण वाल्मीकि के द्वारा जो लिखे गए हैं, इस पुस्तक के द्वारा भी हमें प्राचीन इतिहास में घटित घटनाओं के वर्णन की क्या मिलती है, जानकारी हमें मिलती है। चलिए आगे जाइए। अगले प्रश्न क्या है, कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास में कृषि का शुरुआत हुआ था। जो कि कृषि पहले कैसे होगा, कृषि में गेहूं जौ दालें होते थे। तो उस समय का जो 7000 पूर्व पहले की जो कृषि के बारे में बताया जा रहा, वो चल कृषि होते थे। जैसे जंगल को काटे, यहाँ जला दिए, राख उख हो गया, इस पे छीट दिए बिना कोड़ले जोतले, और उसके बाद एक दो बार उसी पे फसल उपजा, फिर आगे चले जाते थे, फिर अगली जगह चले गए, वहां जाएंगे वही काम करेंगे, इस प्रकार कृषि होता था। ठीक है, लेकिन कृषि का साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व पहले भी मिलता है। अगले प्रश्न, सबसे धाकड़ मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदूत था। और ये राजदूत थे किसका? तो सेलुकस निकेटस के राजदूत थे। और सेलुकस निकेटस एक यूनानी था, एक क्या था? यूनानी था। यह सेलुकस निकेटस किसका राजदूत था? तो सिकंदर का राजदूत था। किसका था? सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटस। और जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किए थे, उस समय मगध में किसका साम्राज्य था? मगध में कौन थे? तो मगध में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे। ठीक है, तो धनानंद था। और धनानंद के जस्ट विपरीत में जो चाणक्य से इनका विवाद होता है, विष्णुगुप्त चाणक्य से, तो यह तैयार करते हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को यह तैयार करते हैं। और उसी के आसपास में यहाँ क्या करता है? तो सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन यह वापस हो जाता है, मगध के क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता। तो ये वापस होने के बाद में तो इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो इसका सेनापति सेलुकस निकेटस वह अपनी पुत्री हेलेना की विवाह किससे करता है? चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करता है। और विवाह करने के बाद तो वही अपना एक, जैसे कि जब विवाह होके आता है तो देखते हैं उसके साथ में एक आता है, उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब उसकी विवाह सेलुकस निकेटस ने किया, तो वो अपने एक वहां से भेजा एक व्यक्ति को, वो थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज भेजा, और मेगास्थनीज लेखक भी थे। तो वो जब पाटलिपुत्रा के बारे में लिखना शुरू किए, तो वही एक पुस्तक बना। कौन सा पुस्तक? इंडिका। वही पुस्तक एक कौन सा बना? इसके द्वारा लिखित पुस्तक एक बना, कौन? इंडिका लिखा गया एक पुस्तक था। उस पुस्तक में पूरी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या थी? जानकारी थी। और अब बात ये थी कि जो उस पुस्तक में लिखा गया, जैसे पाटलिपुत्रा में लकड़ी के ही महल थे, जो कि इंद्र भगवान के तरह, इंद्र देवता की तरह बनाए गए वो महल थे। वो इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह के मेगास्थनीज ने पुस्तक अपनी क्या डाली? लिख डाली। देखिए, ये तो अलग बात है, लेकिन उस समय यूनानी दूत और भी आए थे, जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे चीनी यात्री और यूनानी यात्री। तो यूनानी यात्री जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया? तो मेगास्थनीज आया। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन बनेगा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार बनेंगे। तो बिंदुसार के समय में भी एक डाइमेकस आता है और डायोनिसियस, दो व्यक्ति आते हैं यूनान के। जैसे देखो कौन? डाइनोसियस, जो कि डाइमेकस भी यूनान का ही राजदूत है। और यह आता है बिंदुसार के दरबार में, जबकि डाइनोसियस जो है वो अशोक के दरबार में आता है। डाइनोसियस अशोक के दरबार में आता है। और ये दोनों यूनानी हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य में ही आए हैं विदेश से भ्रमण करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। और साथ में क्या, जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना से हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी
मदिरा या कुछ वो यूनान के जो सीरिया मतलब यूनान के जो थे, जो अपने अर्थात ससुर साहब, उनको ये यहाँ से भेंट दिए थे 500 हाथी, क्योंकि वहां हाथी मौजूद नहीं था, इधर का हाथी उधर दिए थे। और इनको बदले में मकराना और बलूचिस्तान का वो जो क्षेत्र है वो दहेज में मिल गया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज मिला था। ठीक है, तो वही पुस्तक एक राजदूत है, वही एक क्या है, राजदूत है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया? देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत हेनसंग आया, और यह एक चीनी यात्री है। यह एक कहाँ है? चीनी यात्री है। देखिए, ये प्रश्न कितने बार छपा, ये सब अलग अलग है, अलग अलग सेटों में पूछा गया है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं एक ही प्रश्न जो पूछा गया उसी को हम लगा दिए, ये सब अलग अलग बार पूछा गया है। तो देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया? हेनसोंग। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक भारत आया था, हेनसोंग। चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत भ्रमण किसके समय में किया? तो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री कहाँ किए थे? तो भारत आए थे। देखिए, हेनसोंग आया था। ये 1500 वर्ष तक के भारत में रहते हैं। जिस समय ये बौद्ध विहार अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय में थे, तो उसका कुलपति शिलभद्र था। उसका कुलपति कौन थे? शिलभद्र था। हेनसोंग चीनी यात्री है, 15 वर्ष तक यहाँ रहेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल है, यहाँ रहेगा, और इसके द्वारा एक लिखित पुस्तक है सीयू की पूछेगा। हेनसोंग किसके द्वारा लिखित पुस्तक? हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक सीयू की है, और इसी सीयूकी में जानकारी ये सब बौद्ध विहार के बारे में मिलता है, और किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी इस सीयूकी पुस्तक में ही मिलती है। ठीक है, इसके बाद एक फाहियान है, जो भी आते हैं भारत चीनी यात्री है, फाहियान। ठीक है, तो हेनसोंग हर्षवर्धन, ह से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन। प्रश्न देखिए, फाहियान किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, तो ये फाहियान भी कौन सा? चीनी यात्री ही है, चीनी यात्री ही है। फाहियान कौन सी है? चीनी यात्री ही है, जो कि भारत की यात्रा करते हैं। तो ये सब लुसेंट वगैरह अगर आप सब लोग पढ़े होंगे तो फर्स्ट या सेकंड पेज में ये सब चीजों का जानकारी है। तो यहाँ आज प्राचीन कैसे खोलेंगे। सबसे विधि ग्रंथ कौन सा? मनु स्मृति है जो सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ। और सबसे अगर पूछ दिया जाए पुराना, सबसे पुराना पुराण कौन सा? सबसे पुराना पुराण है तो मत्स्य पुराण है जो सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण है जो सबसे पुराना पुराण है। विधि ग्रंथ तो मनु विधि ग्रंथ है। चलिए, वैदिक काल में योग दर्शन को पतंजलि, इसका देखो कौन कौन से हैं। एक योग दर्शन पतंजलि, शाख दर्शन कौन कौन से दर्शन है? फटाक से हम लिख देते हैं, आंसर सोचो। शाख दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांस दर्शन, शाख दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांस दर्शन, और कौन है? उत्तर मीमांस आंसर सोचो साथ में। और एक वैशेषिक के द्वारा कौन था? वैशेषिक या करके कुछ ऐसे ही थे। तो योग दर्शन कौन हो गया? पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। न्याय दर्शन गौतम। पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांस, तो इसका जैमिनी था, तो पूर्वी मीमांस का जैमिनी, और उत्तरी मीमांस का बादरायण वैशेषिक महर्षि कनाद। तो ये इतना प्रोत्साहन दिया गया वैदिक कालों में, तो इसको अवश्य ही आप सब लोग रट के रखिए, एग्जाम में छपता है, छपेगा। और ये प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ चलने के लिए कुछ भी नहीं लगा देते हैं। समय अपना भी और आपका भी बर्बादी कभी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ फिर से रिपीट मारो। योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्वी मीमांस जैमिनी, और उत्तरी मीमांस बादरायण, और वैशेषिक कनाद। देखो, उत्तर मुंह करके बेदाम खाओ, उत्तर मुंह करके क्या खाओ? बेदाम खाओ, तो बादरायण। यहाँ सिंधु घाटी के लोग किस बर्तन की पूजा करते, मतलब किस बर्तन कैसा था? क्लेई, चिकनी मिट्टी के सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होते थे? बर्तन बना होता था। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्ट रखता था? तो नगर नियोजन में ये विशिष्ट है, क्योंकि जो गली उली की चौड़ाई वगैरह था, नगर व्यवस्था काफी अच्छा था। नगर व्यवस्था
नगर व्यवस्था काफी क्या था, काफी अच्छा था, काफी अच्छा था। किस समय में? सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे था। सुनो, सिंधु घाटी सभ्यता को हम सब हड़प्पा की सभ्यता भी क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, इसलिए वो पूरी सभ्यता में सबसे पहले खोज हड़प्पा सभ्यता का हुआ, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता बोला जाता, कांसे का चीज का खोज हुआ था। लोहे का उपयोग था? नहीं था। लोहे का उपयोग था? नहीं था। कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए पशुपति शिव की पूजा करते थे, और ये पशुपति शिव का क्या लगाया गया? इमेज लगाया गया। प्रश्न पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी, प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? और नेक्स्ट क्या? सिंधु घाटी कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में? देखो हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? जो बताओ। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी के तट पर, रावी नदी। चलो इधर कुछ स्थल लिख दो, स्थल लिख दो और नदी बताओ, स्थल लिख दो, नदी बताओ। जैसे जैसे हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, फिर बताओ लोथल, फिर बताओ कालीबंगा, कालीबंगा, फिर बताओ राखीगढ़ी, फिर बताओ चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। इतना बताओ। चलिए तो सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा, भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर, 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 राखीगढ़ी भी घग्घर, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। घग्घर का वर्तमान नाम सरस्वती, सरस्वती नदी, इसको किस नाम से जानते हैं? सरस्वती नदी। राखीगढ़ी और कालीबंगा, तो कालीबंगा, कालीबंगा, ओहो, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, चनहुदड़ो पाकिस्तान, लोथल गुजरात, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान और हड़प्पा पाकिस्तान। प्रश्न यही पूछा पाकिस्तान में कौन कौन है? देखो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजा, अमरी, सुक्का गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, सुतका को, नैसोमोरा और ये सब एलपी। लेकिन ये ध्यान रखो मोहनजोदड़ो पंजाब के सिंधफणा, चनहुदड़ो भी है और हड़प्पा भी है वहीं पर, और सुरकोटदा जो बलूचिस्तान में है वो भी वहीं पर है। ठीक है, चलिए इसमें आप, चलिए हड़प्पा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। हड़प्पा किस देश में स्थित है? देख रहे हो विनोद, प्रश्न रिपीट मारा है ना, अलग अलग में मारा। हड़प्पा किस देश में है? पाकिस्तान में। आओ, उस समय का सबसे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रिय देवता पशुपति, सबसे पसंदीदा वृक्ष पीपल, पसंदीदा जानवर सांड, और पसंदीदा पक्षी बत्तख, आदरणीय नदी तो सिंधु नदी। ये सब हड़प्पा सभ्यता का क्या समय के प्रमुख है। चलिए आगे आइए। क्या सिंधु, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह स्थित है लोथल, लोथल सिंधु बंदरगाह। भारत में ये जो थे वो बंदरगाह लोथल ही सबसे बड़ा नगर था, जो कि लोथल। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के अहमदाबाद जिला। खोज किया रंगनाथ राव 1954। यहाँ से मिला क्या? मनका, बंदरगाह, धान, घोड़े, व्यापार, युगल, हाथी दांत, मोहर इत्यादि। ये सब सभी चीज की जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो लोथल से मिली। चलिए आ जाइए। यहाँ क्या है? हड़प्पा सभ्यता में औजार एवं हथियार ताम्रटीन एवं कांस्य के होता था, क्योंकि लोहा की खोज उस समय नहीं था। हड़प्पा वासी लोहे से अपरिचित थे, लोहे से अपरिचित थे। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। और ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से। तो मात्र कुछ ही समय ये चले हैं, लेकिन अभी ये ऐसे इस तरीके से बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, इसलिए हमने सोचे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में रखेंगे और धनाधन निकालते चलेंगे। तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस करने में होगा, अच्छा लगेगा। बीच में कोई पेज भी हमें नहीं रखना है, क्योंकि पेज रखते हैं तो ध्यान पेज
पे चला जाता, माइंड काम करना बंद कर देते हैं और इसी वजह से पेज भी नहीं रखा जाएगा। डायरेक्ट आएंगे और काम करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, बुक जल्दी नहीं लिया जाएगा।